नमस्कार, मैं पवन कुमार तिवारी एक बार पुनः आपके समक्ष कक्षा 10 अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के भाग 2 के साथ आपके समक्ष आ रहा हूं। बच्चों, पिछले भाग में हमने इस अध्याय से संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी, जैसे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याओं के साथ हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी, उनके दशमलव प्रसार के बारे में बात की थी। फिर हमने उसमें ये सीखा था कि शांत दशमलव कौन से होते हैं, अशांत दशमलव कौन से होते हैं, और अशांत आवर्ती और अनावर्ती के संबंध में चर्चा करने के पश्चात हमने कुछ प्रश्नों को हल करके अपने अभ्यास को पूर्ण किया था। आज बच्चों हम उसी से आगे अपनी बात को बढ़ाएंगे और अगली एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को आज इस चैप्टर के उठाने जा रहे हैं। वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसके संबंध में आज बच्चों हमको चर्चा करनी है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के संबंध में। उसके बाद बच्चों दूसरा हमको देखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और कलन विधि। एल्गोरिथम बच्चों आप जानते हैं कि किसी भी काम को करने का एक चरणबद्ध तरीका होता है, जो हम प्लानिंग के तहत अपना काम करते हैं, उसको हम एक कलन विधि कहते हैं। इस चरणबद्ध तरीके को किए गए कार्य को एल्गोरिथम इंग्लिश में कहते हैं। और बच्चों इसके बाद हमें एक अंकगणित की आधारभूत प्रमेय सीखनी है, और उसके साथ सीखने के पश्चात हम अभाज्य गुणनखंडों को निकालने का कार्य करेंगे और उनके सहयोग से मसापा और लसापा को भी निकालना सीखेंगे। बच्चों मसापा और लसापा निकालने के लिए यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम भी होती है, तो हमें दो विभिन्न तरीकों को सीखना है आज इस भाग में, जिसमें हम संख्याओं के मसापा और लसापा निकालने का कार्य करेंगे। बच्चों एक बात ध्यान रखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है इससे हम मसापा निकालेंगे, लेकिन यहाँ से जो इस प्रमेय से है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, इस प्रमेय के माध्यम से हम मसापा और लसापा दोनों को ज्ञात करेंगे। तो आइए बच्चों बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, और इस कथन का प्रयोग हम अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए करते हैं। इस प्रमेय में यूक्लिड ने क्या बताया था बच्चों कि अगर हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक a और b हैं, और उन दोनों के लिए ऐसी दो संख्याएं हमें q और r मिलेंगी, अद्वितीय होंगी। अद्वितीय का मतलब बच्चों यहाँ पर ये ध्यान रखें आप कि किसी भी दी हुई दो संख्याओं के लिए ये q और r अद्वितीय होते हैं। मतलब दी हुई दो संख्याओं के लिए, किसी भी दी हुई दो संख्याओं के लिए q और r कभी भी दो नहीं हो सकते हैं, वो हर दो दी हुई संख्याओं के लिए अलग अलग होंगे। मैं इसको उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, यदि मैं एक संख्या a को मान लेते हैं मैंने 24 ले लिया और एक दूसरी संख्या b को मैंने 18 ले लिया, ठीक है बच्चों। अगर इन दो संख्याओं को लिया जाए तो सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो बच्चों ये संख्या यहां b क्या है, छोटा है a से, b a से छोटा है। अब अगर हम b से a को भाग देंगे तो बच्चों देखिए यहां जो q और r के बारे में बताया गया, q भागफल है और r शेषफल है। तो देखिए मैं भाग देता हूं 18 से, इस 24 को जब भाग दिया जाएगा तो आप कितनी बार बच्चों इसको लेके जा सकते हैं, कितनी बार ये भाग होगा बच्चों, ये भाग होगा एक बार, और आपके पास शेष बचेगा 6। अब हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं भाजक। जिसमें हम भाग देते हैं उसे हम कहते हैं भाज्य, और जितना हमारे पास आखिरी में बचता है उसे हम कहते हैं शेषफल, और जितनी बार ये भाग गया होता है उतनी को हम कहते हैं भागफल। तो इस भागफल को हम लोग Q से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसे कोशेंट कहा जाता है। शेषफल को हम R से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि इसे इंग्लिश में रिमाइंडर कहा जाता है। और अब आप देखें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 24 बराबर 18 गुणे 1 प्लस 6। 18 गुणे 1 प्लस 6 कहने का अर्थ बच्चों ये है कि यदि अब यहां पर 24 और 18 के लिए जो हमने ये तरीके से लिखा आपको दिख रहा है 24 बराबर 18 गुणे 1 प्लस 6, ये इसका अद्वितीय निरूपण है।
इसके लिए कोई दूसरा निरूपण नहीं होगा इन दी हुई दो संख्याओं 24 और 18 के लिए। इसी प्रकार अन्य संख्याओं के लिए भी इसके निरूपण अद्वितीय होते हैं। अब इसका प्रयोग हम बच्चों आगे कैसे करेंगे, तो आइए वो देखते हैं। बच्चों यहां पर हमको अब एल्गोरिथम सीखनी है, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम। इस विभाजन एल्गोरिथम में बच्चों हमें सारे चरण दिए हुए हैं, और ये किस लिए है कि ये इसी प्रमेयिका पर जो अभी हमने पढ़ी है उसी पर आधारित है। और इस विधि का प्रयोग करके हम दिए हुए दो धन पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने के लिए यह विधि बताई गई है। इस विधि में बच्चों सबसे पहले हम दो उदाहरण लेंगे। उदाहरण के तौर पे हम दो संख्याएं लेते हैं। एक उदाहरण ले रहे हैं जिसमें हम दो संख्याएं लेंगे बच्चों। एक संख्या हम आपको समझाने के लिए C बराबर, जैसा कहा गया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों यथा C और D, जहां C D से बड़ा है, का महत्तम समावर्त निम्नांकित चरणों के अनुसरण द्वारा निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले हम दो संख्या C, दो धनात्मक पूर्णांक C और D ले लेते हैं। उदाहरण देखिए, अभी जैसे हमने पिछला उदाहरण लिया था हम वही ले लेते हैं। C को 24 और D को 18 ले लिया जाए बच्चों। C को 24 और D को 18 ले लें और हमसे कहा जाए कि इसका महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए अब आप देखेंगे कि C D से बड़ा है। ठीक है बच्चों, C D से बड़ा है। तो सबसे पहली बात यही लिखी गई है कि कौन बड़ा है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस D से इसको भाग देंगे। तो ये अभी मैंने आपको बताया था कि 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 गुणे 1 प्लस 6। अब आप देखें, C की जगह 24 है, D की जगह 18 है, Q की जगह पर हमारा भागफल 1 है और शेष कितना आया था, 6 आया था। अब अगले चरण में कहा गया कि यदि R बराबर 0 हो, लेकिन यहां तो R का मान कितना है, 6 आया था। यही तो है R का मान बच्चों। तो R का मान 6 आया है। तो अभी ये वाली चरण हमारी नहीं आएगी, इसके आगे वाला हिस्सा लेंगे। यदि R 0 नहीं है तो अब क्या कहा गया, D और R को के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। मतलब अब जहां 24 था वहां 18 आ जाएगा, और जहां पर 18 था वहां 6 आ जाएगा। जितना शेष बचा उससे हम जो पहले भाजक था उसको अब भाग देंगे। अब देखते हैं 18 को जब हम 6 से भाग देंगे बच्चों तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और हमारा शेषफल कितना होगा, 0 होगा। अब हमारी ये वाली दशा, ये वाली स्थिति हमारे सामने आती है कि R बराबर 0 अर्थात शेषफल 0 है। तो पूर्णांक C और D का महत्तम समावर्त कौन होगा? इस समय पर, इस स्थिति में जो भी संख्या D की जगह लिखी होगी वही हमारा महत्तम समावर्तक होगा। और D की जगह बच्चों इस समय क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा है। तो 6 हमारा HCF हो जाएगा, महत्तम समावर्तक हो जाएगा। और अगर अभी भी इस स्थिति में भी हमें शून्य नहीं मिलता तो वही हमने अंतिम चरण में लिखा है कि इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखें जब तक कि शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। और जिस स्थिति में हमें शेषफल 0 मिलता है उस स्थिति में मिला हुआ भाजक ही हमारा HCF हो जाता है। ठीक है बच्चों, हमने इसको एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। अब इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न भी आपके समक्ष रखते हैं। आइए बच्चों देखिए, हमारे सामने प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो बच्चों एक जैसे हमारे पास पहला भाग इसका लिखा हुआ है, हमारे पास संख्या है 135 और 225। सबसे पहले बच्चों देखिए इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, तो 225 बड़ा है 135 से। अब आप क्या करेंगे, इस 225 को 135 से भाग देंगे। बच्चों 135 को अगर हम 2 बार गुणा करें 2 से तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 270। इसलिए हमें कितनी बार ले जाना होगा, 1 बार, क्योंकि ये संख्या मात्र 225 है। अब आप बच्चों यहां देखें कि 135 जब हम ले जाएंगे तो हमारे पास शेषफल कितना होगा। बच्चों ये काम आप रफ में कर लें, आपको आसानी रहेगी। देखिए हम जब इसे घटाएंगे तो यहां 0 मिलेगा और यहां 12 होगा और 3 जाएगा तो 90 मिलेगा, अर्थात हमारा शेषफल 90 है। और इस स्थिति में हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ। हमने क्या बताया था कि जब शेषफल 0 ना हो उस दशा में D की जगह पर जो संख्या होगी वो C की जगह पहुंच जाएगी और जो शेषफल है हम उससे भाग देंगे। अब आप देख रहे हैं कि
ये पुनः एक बार जाएगा और अब शेषफल कितना होगा? तो बच्चों अब हमारे पास 135 है, उसमें से हमें 90 घटाना है, तो हम घटाएंगे तो हमारे पास 45 आएगा बच्चों। अब हमारे पास जो संख्या है वो 45 है। अभी भी हमें r का मान 0 प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात अभी हमें इस चरण को पुनः एक बार दोहराना होगा और अब हमारी संख्या यहां 90 हो जाएगी और भाग देने वाली संख्या 45 होगी। और अब आप देख रहे हैं कि 45 को 2 से गुणा करेंगे तो 90 आएगा, अर्थात पूरी तरह विभाजित हुआ और शेषफल कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा बच्चों। इसलिए अब हमें r का मान 0 प्राप्त, और इस स्थिति में जो भी संख्या हमारी भाजक की जगह है वो क्या हो जाएगी? HCF, अर्थात इस प्रश्न का HCF कितना निकलेगा बच्चों? वो निकलेगा 45। समझ में आ रहा है बच्चों? आपको और अच्छे से समझाने के लिए हम इसका एक प्रश्न और करके देखते हैं, ताकि आप इस बात को और अच्छे तरीके से समझ सकें कि हमें इस प्रमेयिका का प्रयोग कैसे करना है। अब बच्चों हम इसका दूसरा भाग ले लेते हैं। हमारे पास संख्या है 196 और दूसरी संख्या है 28220। बच्चों देख रहे हैं आप यहां पर कि 28220 196 से बहुत बड़ी है, तो आप अगर 28220 को भाग देंगे 196 से, तो क्योंकि संख्या बड़ी है इसलिए आप इसको भाग अलग से करके देख सकते हैं कि 196 से अगर हम 38220 को भाग दें तो कितनी बार जाएगा? तो हमने एक बार किया, 196 आ जाएगा, यहां बच्चों 6 आएगा, यहां 8 आएगा और यहां 1 आएगा। इसके बाद ये 9 बार जाएगा बच्चों, तो और हमारा ऊपर से 2 आ जाएगा, 4 हमारा कितना आया? 9 6 जा 54, 54 हुआ, तो हमारा हासिल आपको मिलता है 5, कैरी है 5, तो 81 और 5 86 हो जाएंगे यहां पर। और उसके बाद 8 यहां आएगा और 9 और 8 जुड़ेंगे तो 17 हो जाएगा बच्चों। कितना हुआ? 12 में से 4 गया, 8 आ जाएगा, 15 होगा, यहां 9 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसके पीछे कुछ नहीं, अंत में हमारा शेष 0 बचा और ये 5 बार चला जाएगा और 980 हो जाएगा और अंत में शेषफल 0। अर्थात इसको अगर हम 195 बार ये पूर्ण विभाजित हो जाता है और शेषफल पहली ही दशा में हमें 0 प्राप्त हो रहा है, तो इस समय डी के स्थान पर कौन सी संख्या है? 196, यही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो HCF हमारा 196 हो गया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इसके दूसरे प्रश्न पर। देखिए बच्चों, यहां पे कहा जा रहा है कि 616 सदस्यों की एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे चलना है। 32 लोगों की एक आर्मी बैंड आगे चल रही है, उसके पीछे 616 लोगों को अगर हम चलाने का प्रयास करेंगे तो इसका मतलब आपने परेड देखी होगी, उस परेड में एक के पीछे एक चलते हैं और सामने से देखने पर वो एक ही नजर आएंगे, सब लोग पीछे के नजर नहीं आते हैं। इस तरह का तालमेल रखते हुए चलते हैं हमारे आर्मी के जवान। तो उसी तरह से इस प्रश्न में पूछा गया कि हम कितने के समूहों में उनको स्तंभ बनाएं। आप देखते हैं कि परेड जब होती है तो 3-3 की एक टोली चलती है, एक स्तंभ यहां होगा, फिर एक बीच में, एक किनारे होता है। इसी प्रकार हमको इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आखिर वो स्तंभ की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो बच्चों यहां कुछ नहीं करना है, आपको केवल 616 और 32 का क्या निकालना है? महत्तम समाप्त वर्त निकालना है। महत्तम समाप्त वर्तक निकालना है। 616 और 32 का महत्तम समाप्त वर्तक निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 616 को 32 से आप भाग देकर देख लीजिए। तो बच्चों ये एक बार जाएगा, यहां आएगा 9 और यहां 5 बचेगा और उसमें से ये 2 आ जाएगा और फिर ये 6 आ जाएगा। अब बच्चों कितनी बार जाएगा? ये कितनी बार जाएगा बच्चों? आप इसको 8 बार ले जाके देख लीजिए। एक बार तो गया था, 8 बार और देख लीजिए, हो सकता है कि ये 8 बार चला जाए। तो 8 दूनी 16, एक बार आया, और 24 और 1 25। क्या हम इसको और ज्यादा बार ले जा सकते हैं? और ज्यादा बार ले जा सकते हैं, देख लीजिए। तो ये एक बार और जाएगा, अर्थात इसको हम लोग चेंज कर लें तो हमारी संख्या हो गई थी 616 बराबर 32 गुणे कितनी बार जा रहा था बच्चों? अभी आपने बताया था, देखिए 32 से पुनः मैं कर दे रहा हूं 32
और अब आप इसे 9 बार ले जाइए। 18 का 8, 1 27 और 1 28, और आपके पास कितना बचेगा बच्चों? यहां पर 8 बचेगा। इसका मतलब 19 बार जाएगा और शेष होगा 8। अब हम 32 को 8 से भाग देंगे और कितनी बार जाएगा बच्चों? 4 बार, और शेषफल कितना होगा? 0। यहां शेषफल 0 नहीं था, यहां शेषफल 0 हो गया, अर्थात एचसीएफ कितना निकलेगा? एचसीएफ बच्चों निकलेगा 8। इसका मतलब जो आपसे पूछा गया था अधिकतम इस संख्या कितनी होगी स्तंभों की जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, तो वो संख्या निकलेगी 8। 8 के स्तंभ हमको रखने होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये चर्चा थी हमारी थोड़ी सी यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका पर। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर। यह प्रमेय बच्चों कुछ नहीं है, बहुत आसान सी है। यह कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी एक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों में हम तो गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, गुणनखंडित कर सकते हैं। मतलब यदि जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास संख्या 20 है, तो 20 के गुणनखंड निकालने हैं बच्चों। और 20 के गुणनखंड कैसे आप निकालते हैं? इस 20 को आप किससे भाग देंगे? 2 से भाग दीजिए, तो आपको कितना बचेगा बच्चों? से मैं आपसे कहूं कि मेरे पास संख्या 20 है, तो 20 के गुणनखंड निकालने हैं बच्चों। और 20 के गुणनखंड कैसे आप निकालते हैं? इस 20 को आप किससे भाग देंगे? 2 से भाग दीजिए, तो आपको कितना बचेगा बच्चों? यहां शेष मिलेगा 10। अब इसके बाद हम 10 को हम फिर देखेंगे, ये 2 से भाग हो सकता है, तो कितना बचेगा बच्चों? 5। अब हम इस 5 को भाग देंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 1। हम तब तक कर रहे हैं जब तक हमें 1 प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात इसके जो गुणनखंड निकले बच्चों वो क्या निकले? 2 गुणे 2 गुणे 5। अब आप 2 को भी और 5 को बता सकते हैं कि ये अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात कि हमने 20 को इस तरह से गुणनखंड के रूप में लिख लिया है। और इसको हम लोग जो इसमें लिखा हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 5, यदि इसके क्रम को हम बदल दें, हम लिख दें 2 गुणे 5 गुणे 2, तो भी इसका मतलब अर्थ समान रहता है। इसीलिए यहां कहा गया है कि आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, अर्थात 20 के अभाज्य संख्याओं के पद में अगर गुणनखंड निकालेंगे तो वो 2 गुणे 2 गुणे 5 होगा। उसके 2, 2 और 5 के आने का क्रम हम चाहें कुछ भी रखें, लेकिन वो अद्वितीय है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त कोई और संख्या इसमें नहीं आ सकती है अभाज्य गुणनखंडों के। अब आप इन 2 और 5 को मिला के 10 कर देंगे तो वो अभाज्य नहीं होगी बच्चों, इसको आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब बच्चों इसी की मदद से हमको संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम, मासापा और लसापा निकालने हैं। तो पहले हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड और निकालने के, उसके पश्चात हम मासापा और लसापा को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चों, हमारे पास पहला प्रश्न जैसे लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों इसमें जैसे हमारे पास बहुत आसान सा प्रश्न है, 3825 हम एक भाग ले लेते हैं। इस 3825 के अगर बच्चों हमको गुणनखंड करने हैं तो आप क्या करेंगे? 3825 आपके पास लिखा है, आप सीधे बता सकते हैं कि यह संख्या किससे कट रही है? 5 से। तो जब 5 से आप भाग देंगे तो यह 7 आएगा। फिर आपके पास 3 बचेगा, 35 हुआ ना, और 3 बचा और 2 तो 6 बार जाएगा। अब आपके पास 2 बचेगा, अब ये 5 आएगा। ठीक है बच्चों, फिर आप कह सकते हैं कि ये 5 से विभाजित हुआ, फिर 5 से विभाजित होगा, 1 आएगा, 1 आएगा, यहां 2 बचेगा और यहां पे आपके पास 6 है, 2 और 6 तो 5 बार जाएगा, और इसके बाद 3 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि यह संख्या किससे कटी विभाजित होगी। तो बच्चों देखिए, ये पहले हमने 5 समझ लिया था, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि यह संख्या 3 से भी विभाजित होगी। तो ये हम इसको 3 से विभाजित करके देख लें तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि यह क्रम अद्वितीय है। आपके जो संख्या आपके पास पहले आती है दिमाग में, उससे आप विभाजन प्रारंभ करें, और जब छोटा होगा तो आप इसको 3 से ले जाइए, 17 आ जाएगा। और बच्चों 17 अब विभाजित नहीं होगा, यह पुनः एक अभाज्य संख्या है। अर्थात 3825 के जो हमने गुणनखंड निकाले वो हमने क्या निकाले? 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं बच्चों। इसी प्रकार अगर हम अन्य संख्याओं के भी गुणनखंड निकालेंगे तो हम सीख सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा संख्याएं आपको दी जाएं और उन संख्याओं के हमको ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने को कहा जाए, तो उन अभाज्य गुणनखंडों को ज्ञात करने के पश्चात उनकी सहायता से हम उसके मासापा और लसापा को ज्ञात कर सकते हैं। इसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से पुनः समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए बच्चों, जैसे यहां पर हम प्रश्न 2 देखेंगे, 12, 15 और 21। हमारे पास 3 संख्याएं हैं बच्चों। हम तीनों के अभाज्य गुणनखंड लिखने का
काम करते हैं। सबसे पहले 12 को, ये छोटी संख्या है, हम आसानी से लिख सकते हैं। 12 को हम लिख सकते हैं कितना, 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 को आप लिख सकते हैं 3 गुणे 5 और 21 को आप लिख सकते हैं 3 गुणे 7। बच्चों मसापा अगर ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा, मसापा को ज्ञात करने के लिए हमें इनमें उभयनिष्ठ संख्या को देखना होगा। उभयनिष्ठ संख्या क्या है बच्चों, 3 3 और इसमें भी 3। तो अगर ये 3 एक से ज्यादा बार आता तो हम सब में उसकी सबसे छोटी घात को देखते। अगर ये 3 एक से, सभी संख्याओं में एक से ज्यादा बार, यहां पर तीनों में एक एक बार आया है, यही इसकी सबसे छोटी घात है। यदि किसी संख्या में ये 3 बार आया होता तो भी हम इसकी सबसे छोटी घात मासापा ज्ञात करने के लिए देखते। तो यहां पर इसका जो मासापा होगा बच्चों वो आसानी से आपका क्या हो जाएगा, 3। और लसापा ज्ञात करने का जो तरीका है, जो माध्यम है, उसमें हम क्या करते हैं, जो संख्या होती है उस संख्या को हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी घात है, उभयनिष्ठ संख्याओं की सबसे बड़ी घात को लेते हैं। तो उभयनिष्ठ तो 3 है, उसकी सबसे बड़ी घात भी यहां पर 1 ही है और शेष बची हुई संख्याओं का भी हम गुणनफल करते चले जाएंगे। जैसे 2 की सबसे बड़ी घात 2 है तो हम 2 को 2 बार ले लेंगे और फिर एक 5 है और एक 7 है, इनको गुणा कर लेंगे तो हमारा एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सीखा कि हमारे अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से हम किस प्रकार एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, अब यदि हमारे पास 2 संख्याएं केवल हों तो उसमें एक प्रश्न आप यह ध्यान रखिएगा, एक सूत्र होता है कि यदि हमारे पास एक संख्या a है और एक संख्या b है तो दोनों का गुणनफल उन संख्याओं के मासापा और लसापा के गुणनफल के बराबर होते हैं। यह ध्यान रखें बच्चों, और इसी को हमें प्रश्न 3 में कहा जा रहा है कि जांच कीजिए। तो हम इसकी जांच बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसके पहले भाग में बच्चों आप देखें, एक संख्या दी है 26, एक संख्या दी है 91। हम 26 के अगर गुणनखंड करेंगे बच्चों तो बहुत आसानी से आप कह सकते हैं ये 2 से भाग होगा तो हमारे पास 13 बचेगा और 13 को हम फिर 13 से ही भाग देंगे तो 1 बचेगा। इसी प्रकार बच्चों हम 91 को अगर हम भाग दें 7 से तो हमें कितना बचेगा, 13, और फिर 13 को हम भाग देंगे 13 से ही तो हमारे पास बचेगा 1। अर्थात अब हम देखें तो हम 26 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 गुणे 13, और 91 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 7 गुणे 13। तो यहां से आपने अभी जैसे सीखा एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटी घात की बात हमने की उभयनिष्ठ संख्या के, तो वो 13 है। और एलसीएम के लिए हमें बड़ी घात को लेना होगा तो हम क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है बच्चों, अब आप इसको ऐसे समझे कि मैं यहां पर लिखूं एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब अगर मैं ये काम करूं तो इसका मतलब हुआ एचसीएफ आया था 13 और एलसीएम आया था 2 गुणे 7 गुणे 13। देखिए बच्चों, अब अगर मैं इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दूं, गुणा में सबको एक साथ तो नहीं करेंगे, हम 2 को करेंगे, तो हम पहले इन 2 को कर लें, हमारा काम आसान होगा। ये कितना बन गया बच्चों, 26, और ये कितना बन गया बच्चों, 91। और आप देखिए आपको यही 2 संख्याएं दी हैं, अगर मैं इसको 26 को a मान लूं और 91 को b मान लूं तो यह संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, a गुणे b हो जाएगी। और देखिए इसी की जांच हमको यहां करने के लिए कहा गया था। ठीक है बच्चों, तो हमने इस विषय में चर्चा की आपके साथ कि ये संख्याओं का हम गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के पश्चात हम उसके सहायता से किस प्रकार उसके मासापा और लसापा को ज्ञात करेंगे, और उसके पश्चात हमने एक सूत्र भी सीखा कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसको हमने जांच करके भी देखा अपने प्रश्नों में। तो बच्चों इस प्रकार हमने आज अपनी यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम के साथ प्रमेयिका को सीखा, अभाज्य आधारभूत प्रमेय सीखी हमने गुणनखंड की और इनके ऊपर प्रश्न किए। बच्चों अगली कक्षा में जब हम आपसे पुनः मिलेंगे तो अगली कक्षा में जब हम लोग आपसे मिलेंगे तो इसी से संबंधित हम कुछ और मुश्किल प्रश्नों को आपके साथ हल करेंगे, जो कि इसी से संबंधित बच्चों वो प्रश्न जो होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं कि यदि हम किसी संख्या को एक संख्या से भाग दें और उसके बाद हम उसको ये बताएं कि वो संख्या विषम है या सम है, दिए हुए प्रतिबंध के अनुसार उसमें बचने वाला शेषफल क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम लोग जब चर्चा करेंगे तो वो प्रश्न बच्चों हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है।
और उस प्रश्न के माध्यम से हम उसको कैसे करेंगे ये देखने की बात होगी। तो उसको और अच्छा करने के लिए मैं ये चाहूंगा अगली कक्षा में हम उस संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। एक चर्चा और हम अगले कक्षा में तो भाग में जरूर करेंगे, जिसमें अपरिमेय संख्याओं के संबंध में हमें सिद्ध करने को प्रश्न आता है कि सिद्ध कीजिए √2 √3, ये एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो इसको सिद्ध करने के लिए बच्चों हम इसको विरोधाभास विधि का प्रयोग करके करेंगे, लेकिन ये हम अगले भाग में करेंगे। तब तक एक बार हम पुनः आपको आज की क्लास में हुए चीजों को रिवाइज कर लेते हैं और एक एक जो भी जल्दी से एक एक उदाहरण के साथ पुनः हम आपके साथ चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने उल्टे क्रम से शुरू करते हैं। देखिए मेरे पास एक 336 और 54 की संख्या दी हुई है। आप दोनों का मसप अगर ज्ञात करना चाहें और लसप ज्ञात करना चाहें तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए 336, इसको अगर मैं इसके गुणनखंड निकालूंगा, अभाज्य संख्या के गुणनखंड इस संख्या के, तो कितना आएगा बच्चों? 1 6 8। फिर आप 2 से करेंगे, कितना आएगा बच्चों? 8 4। फिर आप 2 से करेंगे बच्चों, कितना आएगा? 4 2। फिर बच्चों 2 से करेंगे, कितना आएगा? 21। और फिर 21 को आप 3 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? आखिरी में 7। तो इसका मतलब 336 के जो हमारे गुणनखंड बने, इसको अगर मैं ए मानूंगा और इसको बी, तो इसका गुणनखंड क्या बना बच्चों? 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 गुणे 2, फिर गुणे 3, फिर गुणे 7। आप कह सकते हैं 2 की घात 4 गुणे 3 गुणे 7। अब हम दूसरी संख्या 54 लेते हैं। अगर हम 54 का गुणनखंड कर लें बच्चों, तो देखिए क्या मिलेगा आपको? यह संख्या किससे विभाजित है? 2 से विभाजित है बच्चों, 27 आएगा। फिर आप इसको 3 से विभाजित करिए, 9 आएगा। फिर 3 से करिए, फिर 3 आएगा, फिर 3 से करिए, 1 आएगा। अर्थात आप कह सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, अर्थात 2 गुणे 3 की घात 3। अब बच्चों आप देखिए इस संख्या में भी 2 है और इस संख्या में भी 2 है। जैसा मैंने आपको बताया था, जब हम इसके HCF की बात करेंगे तो हम उभयनिष्ठ जो संख्या दोनों में ही आई है उनकी छोटी से छोटी घात को लिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे? देखिए बच्चों यहां पर उभयनिष्ठ कौन है? 2 है और इसमें भी 2 है, लेकिन यहां 2 की अधिक न्यूनतम घात कितनी है? 4, और यहां कितनी है? 1। हमें दोनों में सबसे छोटी घात को लेना है, तो कितनी बार? 1 बार। ये 2 ले लिया, और इसी तरह 3 की भी हम एक छोटी घात लेंगे, ये हमारा HCF हो गया। और LCM अगर आप लेंगे तो इसकी सबसे बड़ी घात को ले लेंगे, और सबसे बड़ी घात बेटा कितनी है? 2 की सबसे बड़ी घात 4 है, 3 की सबसे बड़ी घात 3 है, और आखिरी में एक 7 है, और ये इसका LCM हो जाएगा। तो बच्चों इन तरह के प्रश्नों का खूब अच्छे से अभ्यास कीजिए, इन होगी, और उन प्रश्नों को बोर्ड में आने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं। तो आप उनकी तैयारी के लिए इन प्रश्नों को अच्छे से हल करिए और घर पे प्रैक्टिस करिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद बच्चों।